हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस। माय नेम इज़ जमीर। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमने हिंदी का जो पेडागोजी सेक्शन है उसको स्टार्ट कर रखा है, जिसके अकॉर्डिंग हमारी 4 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। ये हमारी क्लास नंबर 5 है। चलिए मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस क्लास के अंदर। तो सबसे पहले हम देखेंगे शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री ये होती क्या है, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे हम इनकी विशेषताओं को। अब जो शिक्षक सहायक सामग्रियां हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं। उसके बाद हम देखेंगे ये सामग्रियां कितने प्रकार की होती हैं। जैसे कि हमने बताया कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। तो उसके बाद हम इनके प्रकार देखेंगे कि श्रव्य सामग्रियां क्या होती हैं। उसके बाद हम दृश्य जो सामग्रियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे ओवरहेड प्रोजेक्टर हो गया, फिल्म स्ट्रिप्स हो गई, इनके बारे में देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे दृश्य श्रव्य सामग्री ये क्या होती हैं, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं हम। उसके बाद हम जो प्रक्षेपित सामग्रियां होती हैं और अप्रक्षेपित सामग्रियां होती हैं उनके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे पाठ्य पुस्तक के बारे में कि जो हमारी नोटबुक है वो कैसी होनी चाहिए, वो किस किस तरह से हमारी हेल्प करती है, हम इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे भाषा की प्रयोगशाला कि भाषा प्रयोगशाला कैसी होती है, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को फिर हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्लासेस टाइम पर चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको क्लासेस टाइम पर मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको इन नोट्स से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में या फिर यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री यानी कि वो सामग्री जो हमारी सहायता करती है किसमें, सीखने के लिए, ठीक है। फिर हम पाठ्य पुस्तक के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम बहुभाषी संसाधन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। शिक्षण के समय विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है ना उसे हम सहायक सामग्री कहते हैं, ठीक है। यानी कि जब एक टीचर किसी टॉपिक को पढ़ाता है ना, किसी विषय वस्तु को पढ़ाता है ना क्लास के अंदर, तो पढ़ाते टाइम वो जिन जिन साधनों का यूज करता है ना वो कहलाती है उसकी सहायक सामग्री, ठीक है। जैसे देखते हैं हम, अतः वे साधन जो अध्यापक की उद्देश्य पूर्ति में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। यानी कि टीचर आया है क्लास के अंदर, वो किस लिए आया है, आपको कोई टॉपिक पढ़ाने के लिए आया है, किसी उद्देश्य के साथ आया है कि आज मैं इस टॉपिक को क्या करवाऊंगा, कंप्लीट करवाऊंगा। तो वे सभी साधन जो अध्यापक की उद्देश्य की क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं, वो कहलाते हैं आपके सहायक सामग्री, ठीक है। आगे देखते हैं, वे सभी सामग्री जो आपके सीखने में क्या करती हैं, मदद करती हैं, जिनकी मदद से आपका सीखना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री कहलाती है, ठीक है। इसका ये भी एक सिंपल सी लैंग्वेज है। अब भाई वो सारी चीज़ें जो क्या करती हैं, आपकी सीखने में मदद करती हैं, जिनकी हेल्प से क्या हो जाता है, आपका सीखना आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री, यानी कि आपके सीखने में आपकी सहायता करने वाली सामग्री। चलिए आगे देखते हैं। अधिगम सहायक सामग्रियां है ना, इनकी विशेषताएं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। देखिए, शिक्षण को प्रभावी, रोचक व सरल बनाने के लिए प्रयोग होना चाहिए इनका। यानी कि ये जो सामग्री है ना ये ऐसी होनी चाहिए जो क्या बनाए, आपकी टीचिंग को प्रभावी बनाए, रोचक बनाए और क्या बनाए, साथ साथ में सरल बनाए, ताकि बच्चों के लिए सीखना क्या हो, आसान हो। आगे देखिए, विषय वस्तु में रुचि उत्पन्न करने के लिए होनी चाहिए, यानी कि बच्चों में इंटरेस्ट क्रिएट हो। आप ऐसी ऐसी चीज़ों का यूज़ कीजिए क्लास के अंदर, ठीक है। आप डिजिटल बोर्ड है आपके पास मान लो, तो आप क्या कीजिए, जिस टॉपिक को आप पढ़ा रहे हो ना उसी को आप नेट पर सर्च करके बच्चों को दिखाइए। अगर आज हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि आपको इस तरह से पढ़ाना है अगर बच्चों में क्या हो, एक इंटरेस्ट डेवलप हो, वो क्लास में बोरियत महसूस ना करें, ठीक है ना। तो आपकी जो सहायक सामग्री है ना वो इन चीज़ों में हेल्प करती है। जैसे आप चित्रों का उपयोग करिए किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। शिक्षक सहायक सामग्री है, उसकी नेक्स्ट विशेषता क्या है, अब इससे क्या होता है, इससे बच्चों के शब्द भंडार के अंदर वृद्धि होती है, बच्चे नई नई चीजें सीखते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इनकी मदद से चीजें लंबे समय तक याद रखी जा सकती हैं। भाई देखिए, हम नॉर्मल सी बात है, हम जानते हैं इस चीज को और बोला भी जाता है, अगर सुनकर है ना
कम अच्छे से सीखा जाता है, लेकिन आप जब किसी चीज़ को देख कर सीखते हैं ना तो वो ज़्यादा समय तक आपके माइंड में याद रहती है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ भी कंफर्म नहीं है भाई, हर इंसान का, हर बच्चे का अपना अपना अलग सीखने का तरीका होता है। कुछ सुनकर ज़्यादा अच्छे सीखते हैं, कुछ देखकर ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं, ठीक है ना। बट बस हमें इतना याद रखना है, जो शिक्षक सहायक सामग्री है ना वो क्या करती हैं, वो हमारी हर तरह से हेल्प करती हैं, ठीक है। आगे देखिए, इनसे क्या होता है, ज्ञान का चिरकाल तक स्थायी होना, यानी कि एक लंबे समय तक जो भी चीज़ आपने सीखी है ना वो एक लंबे समय तक आपके माइंड में रहेगी। ये इस तरह से हमारी क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। आगे देखिए, पाठ्य वस्तु को क्या बनाती हैं, सार्थक और आकर्षक बनाती हैं, ठीक है। सार्थक का मतलब क्या है, जिसका कुछ अर्थ निकले, ठीक है ना। तो ये क्या करती हैं, पाठ्य वस्तु को सार्थक और आकर्षक बनाती हैं, यानी इंटरेस्टेड बनाती हैं। आगे देखिए, इनकी हेल्प से चीज़ें आसानी से सीखी जा सकती हैं, यानी कि चीज़ों को समझना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। जैसे किसी मशीन के बारे में आप पढ़ा रहे हो तो आप क्या कीजिए, उस समय आप उस मशीन का चित्र दिखाइए, या उससे संबंधित बच्चों को क्या दिखाइए, वीडियो दिखाइए। तो बच्चे अपने माइंड में क्या कर लेंगे, इमेजिन कर लेंगे, और उनके लिए सीखना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। आप ये मानिए, आप बच्चों को है ना मिट्टी से रिलेटेड चैप्टर पढ़ा रहे हो या पौधों से रिलेटेड चैप्टर पढ़ा रहे हो, तो जो पौधा है ना उसको आप बच्चे को दिखाइए, ठीक है ना। जितना वो जमीन में होता है आप एक बार लेके आइए और उसके अंदर एक एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। अब भाई ये जो इतना पोर्शन है ये पेड़ का कहाँ पे होता है, ट्री का कहाँ पे होता है, जमीन के नीचे होता है, यानी कि मिट्टी के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो आप बच्चे को एक एक चीज़ अच्छे से दिखाइए, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे बच्चे को इमेजिन करने में आसानी होगी और वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से सीख पाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अब हम देखने वाले हैं शिक्षण अधिगम जो सामग्रियां है ना वो कितने प्रकार की होती है। ये होती है हमारे 3 प्रकार की। कौन कौन सी होती है हम उस बारे में देखते हैं। सबसे पहले हमारी आती है श्रव्य सामग्री। अब ये श्रव्य सामग्री क्या होती है, यानी कि जिसे सिर्फ और सिर्फ क्या किया जा सकता है, सुना जा सकता है। जैसे रेडियो हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी दृश्य सामग्री। दृश्य का मतलब भी आप जानते हैं, जिन्हें क्या किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ देखा जा सकता है। जैसे कि चित्र हो गए, ठीक है। आगे देखिए, थर्ड नंबर पे हमारी आती है श्रव्य दृश्य सामग्री। इसके अंदर वो सामग्री होती है जिन्हें देखा भी जा सकता है और साथ में सुना भी जा सकता है, ठीक है ना। इसमें कौन सी आती है, जिन्हें देखा भी जा सकता है और जिन्हें सुना भी जा सकता है, ठीक है। आगे देखिए, मैंने नोट डालकर लिखा है, इनके प्रयोग से हर तरह के बच्चे सीख सकते हैं, यानी कि हर तरह के बच्चे। जैसे भाई कोई बच्चा सुनकर सीखता है तो वो सुनकर सीख पाएगा श्रव्य सामग्री की हेल्प से। अगर कोई बच्चा देखकर सीखता है तो वो देखकर सीख पाएगा दृश्य सामग्री की सहायता से, ठीक है। और कोई बच्चा जो सुनकर और देखकर सीखता है ना तो वो इन दोनों की हेल्प से भी क्या कर पाएगा, सीख पाएगा। क्योंकि हर बच्चा अपने आप में अलग होता है, ठीक है। हर किसी का सीखने का जो तरीका होता है वो अलग होता है, ठीक है ना। आगे देखिए, सबसे पहले हम देख रहे हैं श्रव्य सामग्री कि श्रव्य सामग्रियां क्या होती हैं। मैं आपको बता चुका हूं, ऐसी सहायक सामग्री जिसे केवल क्या कर सकते हैं, केवल और केवल सुना जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ सुन सकते हैं हम, वो कहलाती है आपकी श्रव्य सामग्री, ठीक है। जिसको हम सिर्फ और सिर्फ कानों के द्वारा सुन सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, रेडियो, इसको हम हिंदी में आकाशवाणी भी बोलते हैं। यह डायग्राम आप समझ गए होंगे। जो पहले के टाइम में क्या होता था ना, जो मैच वगैरह होते थे ना, जब टीवी वगैरह नहीं थे या अच्छे से नेटवर्क नहीं थे, ठीक है, तो उस टाइम क्या किया जाता था, हम रेडियो के अंदर मैच को सुनते थे। क्रिकेट मैच वगैरह आ रहा है या सुबह सुबह न्यूज़ आते थे, ठीक है ना। तो ये रेडियो है, आप समझ गए होंगे देखकर। उसके बाद आता है आपका ग्रामोफोन, ठीक है, जिसको हिंदी में सीतावाद्य भी बोलते हैं और पेपर के अंदर यही लिखा आता है। ग्रामोफोन भी लिखा आता है, लेकिन मैक्सिमम चांसेस होते हैं सीतावाद्य का, क्योंकि हिंदी के अंदर नॉर्मल सी बात है, दोनों लैंग्वेज में तो आपको मिलेगा नहीं, समझ रहे हो ना आप। तो वहां पे आपको हिंदी याद रखनी है और आप हिंदी को ही पढ़ रहे हैं तो आप सीतावाद्य को पक्का याद रखिए। अब जो आपका ग्रामोफोन है उसी को हम सीतावाद्य कहते हैं, ठीक है। और ये डायग्राम से आप समझ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, देखिए ये गोल गोल क्या है, कैसेट है, एक रिकॉर्ड टाइप की चीज है, जिसके ऊपर है ना ये यंत्र लगाया जाता है। और जब हम इसके ऊपर डाउन करते हैं ना तो ये अपने आप घूमता रहता है और इसमें जो भी चीज रिकॉर्ड होती है ना वो चलती रहती है। ये होता है आपका ग्रामोफोन, ठीक है। आगे देखिए, टेप रिकॉर्डर, ये आप देखकर समझ गए होंगे, जो कैसेट्स आती थी, हम मेले वगैरह में 400 450 रुपए का आता था एक टेप रिकॉर्डर, उसके अंदर हम इन कैसेट्स को डालकर चलाते थे, ठीक है ना। तो ये है आपका टेप रिकॉर्डर, इसको हिंदी में बोलते हैं ध्वनि पंजिका,
ठीक है, ये तो नहीं आएगा, आपका टेप रिकॉर्डर लिखा हुआ आएगा, लेकिन फिर भी आप याद रखिए इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ध्वनि पंजिका। आगे देखिए लिंगवा फोन, ठीक है, लिंगवा फोन भी बहुत ज्यादा आता है। अब ये क्या होता है, आप इस चीज को याद रखना, आपका लिंगवा फोन हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, जैसे इनमें आप कंफ्यूज रहोगे, ठीक है। जैसे लिंगवा फोन है, आपके माइंड में होगा यार दृश्य है या श्रव्य है, तो आपको याद रखना है जो लिंगवा फोन है ना, ये किसके अंदर आता है, आपका श्रव्य के अंदर आता है। आप फोन से याद रखिए, आप ट्रिक बना लीजिए, जो फोन है, फोन क्या करता है, सुनने के काम आता है ना फोन हमारा, ठीक है ना, तो इसलिए फोन से आप याद रखिए। लिंगवा फोन क्या है, आपका एक श्रव्य साधन है, ठीक है, एक ऐसा उपकरण जिसमें हम उपकरण से कोई भाषा ध्यान से सुनकर सीख सकते हैं, यह आपका होता है लिंगवा फोन, ठीक है। आगे देखिए जैसे ऑडियो कैसेट्स हो गई, ये भी आपका क्या है, श्रव्य सामग्री है। आपका टेलीफोन है, मैंने बता दिया आपको, टेलीफोन है वो क्या है, आपका श्रव्य साधन है या श्रव्य सामग्री है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास आती है दृश्य सामग्री। दृश्य सामग्री क्या होती है, वह सामग्री जिसे केवल आंखों से देखा जा सकता है, ना ही उसे सुना जा सकता है। उसे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, आप देख सकते हो आंखों से, ठीक है, उसे सुना नहीं जा सकता, तो ये कहलाती है आपकी दृश्य सामग्री, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आता है भाई, ये भी देखिए दो प्रकार की होती हैं, एक तो आती है आपकी नॉर्मल, ठीक है, सामान्य, और एक होती है आपकी यांत्रिक। यांत्रिक का मतलब जिसमें किसी ना किसी यंत्र का यूज होता है, ठीक है। देखिए अब सबसे पहले आता है आपका ब्लैक बोर्ड। अब ब्लैक बोर्ड है, आप जानते हो अच्छे से, हिंदी में इसको श्यामपट्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक दृश्य है, सिर्फ और सिर्फ आप इसको देख सकते हो। चित्र है, आपके सामने कोई भी चित्र रखा जाता है, आप क्या करोगे, कोई भी इमेज है आपके सामने, देख सकते हो ना। रेखा चित्र हो गया आपका, मानचित्र हो गया, भित्ति चित्र। अब ये भित्ति चित्र क्या होता है, वो चित्र जो दीवार के ऊपर लगाए जाते हैं, दीवार पर लगने वाले, भित्ति का मतलब होता है दीवार, यानी कि दीवार पर लगने वाले चित्र जो होते हैं वो कहलाते हैं आपके भित्ति चित्र। तो ये भी क्या है, दृश्य सामग्री है। आपका ग्राफ हो गया, आपका चार्ट हो गया, या स्लाइड्स लगाते हैं आप, तो वो भी क्या है, आपकी दृश्य सामग्रियां हैं। जादू की लालटेन, भाई जादू की लालटेन क्या होती है आपको पता है, कोई अलग चीज नहीं होती है। जादू की लालटेन का मतलब है एक कैमरा टाइप आता है, उसके अंदर से आप देख सकते हो, ठीक है ना, सामने जो भी चीज होगी ना उसको आप आसानी से देख सकते हो। ये होती है आपकी जादू की लालटेन, ठीक है। पुस्तकालय हो गया, तो पुस्तकालय भी क्या है, एक दृश्य सामग्री है। वहां पे जो पुस्तक है उनको आप सिर्फ और सिर्फ देख सकते हो, समझ रहे हो ना आप। तो पुस्तकालय हो गया, या संग्रहालय हो गया, यानी कि म्यूजियम। जब आप म्यूजियम में जाते हो वहां पे क्या होता है, चीजें लगी हुई होती हैं, ठीक है, लाइन के अंदर। आप क्या करते हो, उनको देखते हो, उनको सुन थोड़ी ना सकते हो, सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हो, आप देख रहे हो। तो संग्रहालय भी किसके अंदर आएगा, आपका दृश्य सामग्री में। पुस्तकालय भी किस में आएगा, दृश्य सामग्री में। जादू की लालटेन आप याद रखना, और एक स्लाइड्स याद रखना, ठीक है ना, ये किसके अंदर आती हैं, आपकी दृश्य सामग्री के अंदर आती है। अब सेकंड क्या है दृश्य सामग्री में, सेकंड मैंने बताया है ना, जो यंत्र के साथ यूज होती है। तो देखिए इसमें क्या होता है, एक तो होता है ओवरहेड प्रोजेक्टर। अब प्रोजेक्टर का मतलब तो आप समझते होंगे। अब भाई प्रोजेक्टर वो चीज होती है अगर जिसकी हेल्प से आप दीवार पे या किसी पर्दे पे क्या करते हो, किसी चित्र को दिखा सकते हो, वो प्रोजेक्टर कहलाता है। तो एक है हमारा ओवरहेड प्रोजेक्टर। ये क्या होता है भाई, इसमें देखिए आप डायग्राम के अंदर, यहाँ पे कोई पेज रखा हुआ है, बुक का पेज या कोई भी एक डॉक्यूमेंट रखा हुआ है, और यहाँ पे ये ओवरहेड प्रोजेक्टर रखा है, लगा हुआ है, यानी कि इसके जस्ट ऊपर, जस्ट हेड के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या कर रहा है, अपनी लाइट दिखा रहा है, और इसका जो डायग्राम है ना वो सामने बन रहा है आपके पास, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम ओवरहेड प्रोजेक्टर, ठीक है। तो ये भी क्या है, आपका दृश्य सामग्री है। उसके बाद आती है आपकी फिल्म स्ट्रिप्स प्रोजेक्टर। इससे आप समझ गए होंगे, तो ये होती है आपकी फिल्म स्ट्रिप्स, इसको हम क्या बोल देते हैं, रील्स बोल देते हैं। तो ये भी क्या है, आपकी दृश्य सामग्री है। उसके बाद देखिए एक आता है आपका स्टीरियोस्कोप, ठीक है। यह भी एक यंत्र ही है जो साइज में क्या होता है, छोटा होता है। देखिए ऐसे दिखता है ये नीचे कोई पेज रखा हुआ है, कोई डायग्राम रखा हुआ है, और इन दोनों जो आपको ये होल दिख रहे हैं ना, इनकी हेल्प से आप देखते हो इनको, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका स्टीरियोस्कोप है। ये बढ़ा देता है, एक लेंस की तरह होता है जो इमेज का आकार को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, आपको आसानी से वो चीज दिखने लगती है, ठीक है। तो ये होता है आपका स्टीरियोस्कोप। तो ये भी क्या है, आपका एक दृश्य सामग्री है। आगे देखिए नेक्स्ट है आपके पास एपीडियास्कोप। अब ये क्या होता है, ये भी आपका दृश्य सामग्री के अंदर ही आता है, और ये भी क्या है, एक देखने का यंत्र है जो साइज में क्या होता है, बड़ा होता है। ये भी क्या करता है, इमेज को बड़ी करके दिखाता है। समझ रहे हो ना आप, इमेज को क्या कर देगा, बड़ी कर देगा इमेज को, ठीक है। तो ये भी क्या है आपका एपीडियोस्कोप, क्या है आपका दृश्य सामग्री। आगे देखिए
उसके बाद हमारे पास आता है दृश्य श्रव्य सामग्री। आप समझ गए होंगे, एकदम इजी है, यानी कि वह सामग्री जिसे आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, यानी कि जिसे देखा भी जा सकता है और सुना भी जा सकता है, वो क्या कहलाती है आपकी दृश्य श्रव्य सामग्री। अब इसके अंदर क्या क्या आते हैं देखिए आप, जैसे आपका कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर को हिंदी के अंदर बोलते हैं संगणक यंत्र, यानी कि गणना करने वाला यंत्र, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका कंप्यूटर हो गया, ये क्या है दृश्य श्रव्य सामग्री है। भाई इसमें आप देख भी रहे हो और कुछ चीज चला रहे हो तो आवाज भी आ रही है, यानी कि सुन भी रहे हो। उसके बाद आपकी होगी ऑडियो वीडियो कैसेट। ऑडियो का मतलब सुनना और वीडियो का मतलब देखना। तो ऑडियो वीडियो जो टेप है, कैसेट है ना, वो क्या है आपका दृश्य श्रव्य सामग्री है। आपका स्मार्टफोन हो गया, यानी कि जो आप फोन यूज करते हो उसमें भी क्या होता है भाई, आप देख सकते हो उसके अंदर वीडियोस को और सुन भी सकते हो साथ के साथ। तो क्या हो गई दृश्य श्रव्य सामग्री हो गई। आपका इंटरनेट है, आप इंटरनेट पे कोई भी चीज चला रहे हो उसको देख भी सकते हो और सुन भी सकते हो, ठीक है। जैसे यूट्यूब है, तो यूट्यूब किसका एग्जाम्पल है आपके दृश्य श्रव्य सामग्री का। जैसे प्ले हो गया नाटक, भाई जो प्ले होते हैं ना स्कूल्स के अंदर प्ले चल रहे हैं या रामलीला वगैरह है, तो वो सब क्या है, जैसे रामलीला होती है तो वो क्या है दृश्य श्रव्य सामग्री है। क्यों? क्योंकि वहां पे डायलॉग बोले जा रहे हैं जिन्हें आप सुन भी रहे हो और साथ में देख भी रहे हो। तो प्ले क्या हो गया, नाटक क्या हो गया, एक दृश्य श्रव्य सामग्री हो गई। जैसे टेलीविजन है, इसको हिंदी में बोलते हैं दूरदर्शन, तो ये भी क्या है आपका दृश्य श्रव्य सामग्री। क्यों? क्योंकि आप देख भी सकते हो और सुन भी सकते हो, ठीक है। अब देखिए आगे मैंने नोट लगा के लिखा है और इसको आप याद रखना। एक आती है आपकी साइलेंट फिल्म, जिसको हिंदी में बोलते हैं मूक फिल्म। मूक का मतलब होता है जिसमें आवाज नहीं होती है। तो ये क्या है, ये आपके सिर्फ और सिर्फ दृश्य सामग्री के अंदर आएगी। आप फिल्म देखकर ये मत समझ लेना भाई उसमें सुना भी जाएगा और देखा भी जाएगा, कभी आप उसको दृश्य श्रव्य सामग्री कर दें, ठीक है। जो आपकी साइलेंट फिल्म होती है ना, साइलेंट का मतलब क्या हो गया शांत, आपको हिंदी में लिखा मिलेगा मूक फिल्म। तो मूक का मतलब होता है जिसमें आवाज नहीं होती है, यानी कि साइलेंट होती है वो। तो अगर साइलेंट है तो किस में आएगी, दृश्य सामग्री के अंदर आ जाएगी, ठीक है ना। आगे चलते हैं। एक होती है आपकी प्रक्षेपित सामग्री और एक होती है अप्रक्षेपित सामग्री। देखिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है ना, आपकी जो सामग्रियां होती है ना 6 प्रकार की होती है। तो उनमें से आपका एक प्रकार है जो सीटेट के अंदर ज्यादा पूछा जाता है, वो होता है आपका प्रक्षेपित सामग्री और एक होता है अप्रक्षेपित सामग्री, ठीक है। अब ये क्या होती है देखिए हम जानते हैं, वे सामग्री जिनके प्रदर्शन के लिए मशीनों का यूज किया जाता है वो कहलाती है आपकी प्रक्षेपित सामग्री। जैसे प्रोजेक्टर हो गए, मैंने आपको अभी बताया था प्रोजेक्टर क्या चीज होती है। प्रोजेक्टर वो होता है जो किसी भी चीज को, फिल्म को या किसी भी डायग्राम को किसी पर्दे पर या दीवार पर क्या कर देता है, प्रक्षेपित कर देता है, ट्रांसफर कर देता है, जहां से आप उस चीज को देख पाते हो। ये कहलाती है आपकी प्रक्षेपित सामग्री, यानी कि जिनके प्रदर्शन के लिए मशीनों का प्रयोग किया जाता है, क्या कहलाती है आपकी प्रक्षेपित सामग्री कहलाती है। और इसका जो याद रखना, इनका जो प्रतिबिंब बनता है ना दीवार के ऊपर या पर्दे के ऊपर, तो वो हमेशा कैसा बनता है, उल्टा बनता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, आपकी फिल्म स्ट्रिप्स हो गई जो मैंने आपको बताई थी, तो ये क्या है, प्रक्षेपित सामग्री है। आपका ओवरहेड प्रोजेक्टर है, क्या कर रहा था, मैंने आपको बताया था। देखिए मैं आपको पीछे एक बार फिर से दिखाता हूं। यहाँ पे ये ओवरहेड प्रोजेक्टर था, ये क्या कर रहा है, इसके ऊपर हेड है, यहाँ पे चीज रखी हुई है और उसको क्या कर रहा है, यहाँ दीवार के ऊपर प्रक्षेपित कर रहा है, यानी कि ट्रांसफर कर रहा है। तो ये क्या हो गई हमारी, सीधी सी बात है, प्रक्षेपित सामग्री हो गई। मैंने एपिडियोस्कोप बताया था जो चीजों को बड़ा करके दिखाता है, ये भी क्या है, आपकी प्रक्षेपित सामग्री है, ठीक है ना। आगे देखिए अप्रक्षेपित सामग्री। अब अप्रक्षेपित सामग्री क्या होती है, वे सामग्री जिनका प्रदर्शन सीधे तौर पर या आराम से आप कर सकते हो और जो इनका प्रतिबिंब है ना वो कैसा बनता है, वो सीधा ही बनता है। तो ये कहलाती है आपकी अप्रक्षेपित सामग्री। जैसे ब्लैक बोर्ड है, तो ब्लैक बोर्ड किस में आएगा, आपका अप्रक्षेपित में आएगा। पर नॉर्मल सी बात है, वो आपके सामने रखा हुआ है, आप किसी प्रोजेक्ट या किसी मशीन का यूज थोड़ी ना कर रहे हो ब्लैक बोर्ड को देखने के लिए, वो तो आपके सामने डायरेक्ट है। तो ये क्या हो गया, ब्लैक बोर्ड अप्रक्षेपित सामग्री। मानचित्र है, अप्रक्षेपित हो गया। आपकी नोटबुक है आपके पास, तो नॉर्मल सी बात आपके हाथ में है ना, आप आराम से पढ़ रहे हो, तो अप्रक्षेपित होगी ना। चार्ट हो गया। तो इस तरह से जो भी चीज सीधे तौर पर हम प्रदर्शित कर सकते हैं ना, देख सकते हैं ना, वो आपकी अप्रक्षेपित कहलाएगी। और इसमें प्रतिबिंब कैसा रहेगा, सीधा रहेगा। और जो आपकी प्रक्षेपित सामग्री है वो होती है जिनके अंदर हम मशीन्स का यूज करते हैं और इनके अंदर जो प्रतिबिंब है वो कैसा होता है, आपका उल्टा होता है, ठीक है। आगे देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं पाठ्य पुस्तक के बारे में। इसको मैं अलग से इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि सीटेट के अंदर ये अलग से टॉपिक दिया गया है, ठीक है ना। तो पाठ्य पुस्तक क्या होती है या पाठ्य पुस्तक का यूज क्या होते हैं, देखिए हम जानते हैं। जो आपकी पाठ्य पुस्तक है ना, यानी कि आपकी पढ़ने की पुस्तक,
जिससे आप क्या करते हैं, पढ़ते हैं, वो कहलाती है आपकी पाठ्य पुस्तक। आप जानते हैं इस चीज को, ठीक है। अब देखिए आगे बात करते हैं, अब पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए, हम इस चीज के बारे में जानेंगे। देखिए पाठ्य पुस्तक बच्चों के चिंतन को बढ़ावा देने वाली होनी चाहिए, यानी कि वो चीज जो बच्चे की क्रिएटिविटी को बढ़ाए, उसकी थिंकिंग को क्या करे, इंक्रीज करे, डाइवर्जेंट थिंकिंग को क्या करे, बढ़ाए। आपकी पाठ्य पुस्तक ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को सोचने पर क्या करे, मजबूर करे, ठीक है। आगे देखिए पाठ्य पुस्तक के अंदर जो सामग्री लिखी जाएगी ना, वो कैसी होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और आसान भाषा के अंदर होनी चाहिए। क्यों, ताकि बच्चे आसानी से उस चीज को समझ सके। तो सबसे ज्यादा आप फोकस करना स्पष्ट के ऊपर, यानी क्लियर होनी चाहिए एकदम, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे देखिए पाठ्य पुस्तक व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होनी चाहिए, यानी कि व्याकरण की दृष्टि से उसके अंदर कोई भी कंफ्यूजन ना हो, कोई भी मिस्टेक ना हो। तो व्याकरण की दृष्टि से कैसी होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। उसमें कम से कम गलतियां होनी चाहिए या फिर गलतियां होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। आगे देखिए पाठ्य पुस्तक की जो भाषा है ना, वो सरल से कठिन की ओर और ज्ञान से अज्ञान की तरफ ले जाने वाली होनी चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, भाई नॉर्मल सी बात है, जो बच्चे को स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स हैं, ठीक है, वो कैसे होने चाहिए, सरल होने चाहिए। क्यों, ताकि बच्चे को धीरे धीरे पढ़ने की आदत पड़े और देन उसके बाद धीरे धीरे आपको कठिन चीजों की तरफ लेकर चलना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि तब तक बच्चे को आदत हो जाती है, उसका इंटरेस्ट बन जाता है, और जब इंटरेस्ट बन जाता है ना, तो कठिन चीजें भी हम आसानी से कर लेते हैं। तो इसी तरह ज्ञान से अज्ञान की तरफ। अब ये क्या होता है, पर नॉर्मल सी बात है, बच्चा उस चीज को ज्यादा पढ़ना पसंद करता है जिसके बारे में वो जानता है, ठीक है ना। तो आप जो पाठ्य पुस्तक है ना, उसमें ऐसी चीजें डालिए जिनके बारे में बच्चों को कुछ ना कुछ पता हो, और उसके बाद आप ऐसी चीजें डालना स्टार्ट कीजिए जिसके बारे में बच्चा नहीं जानता हो। तो क्या करेगा, वो चीजों को कनेक्ट कर पाएगा। आप उसको ज्ञान से अज्ञान की तरफ लेके जाइए, उसका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा और वो अपने आप चीजों को पढ़ना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। आगे देखिए पाठ्य पुस्तक से बच्चे की भाषा प्रयोग की जो क्षमता है ना, उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। भाई नॉर्मल सी बात है, पाठ्य पुस्तक पढ़ रहा है, नए नए वर्ड्स को पढ़ रहा है, उसका शब्द जो भंडार है वो बढ़ रहा है। अगर शब्द भंडार बढ़ेगा तो नॉर्मल सी बात है, उसकी जो भाषा प्रयोग करने की क्षमता है वो बढ़ेगी। जब वो किसी से बात करेगा तो एक वर्ड के कई मतलब वो निकाल पाएगा, या कई मतलब यूज कर पाएगा वो, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं सिनोनिम्स, ठीक है। अब एक वर्ड का जो मतलब है ना, उसकी जगह काफी वर्ड्स वो यूज कर पाएगा। क्यों, उसका शब्द भंडार बढ़ चुका है, ठीक है। तो पाठ्य पुस्तक ऐसी होनी चाहिए जो क्या करे, बच्चे के शब्द भंडार को बढ़ाए। आगे देखिए पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु को उदाहरणों के माध्यम से समझाया जाना चाहिए। पर नॉर्मल सी बात है, ये मैं आपको बता चुका हूं, और हम इसको इंडक्टिव मेथड भी बोलते हैं, आगमन विधि, ठीक है। हम आगे बात करेंगे इन सब चीजों के बारे में। तो आगमन विधि क्या होती है, जहां पे पहले एग्जाम्पल दिए जाते हैं और एग्जाम्पल से फिर हम जनरल रूल की तरफ पहुंचते हैं, ठीक है। तो आपको इंडक्टिव मेथड को फॉलो करना है। तो जो पाठ्य पुस्तक है उसमें जो विषय वस्तु पढ़ाई जाएगी ना, वो भी इसी तरीके से होनी चाहिए। अब भाई पहले आप उसमें उदाहरण दीजिए और उसके बाद आप बच्चे को समझाइए। क्यों, अगर उदाहरण मिलेंगे ना तो बच्चे ज्यादा अच्छे से सीख पाएंगे, ठीक है। आगे देखिए पाठ्य पुस्तक के अंदर जो विषय वस्तु होगी ना, उसका प्रस्तुतिकरण, यानी कि जो विषय वस्तु शामिल की गई है वो कैसी होनी चाहिए, बच्चे के मानसिक स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। यानी कि मानसिक स्तर के अनुरूप का मतलब क्या हो गया, यानी कि बच्चे की जो एज है ना उसके अकॉर्डिंग, बच्चे का जो मानसिक आईक्यू लेवल है ना उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए। भाई नॉर्मल सी बात है, बच्चा है 5th क्लास में, और जो आप पाठ्य पुस्तक के अंदर जो मैटर या जो विषय वस्तु डाल रहे हैं वो आपने 10th क्लास या 11th क्लास की डाल दी। तो नॉर्मल सी बात है, बच्चा उस चीज को कैसे समझ पाएगा। उसका जो आईक्यू लेवल है वो अभी एक 5th क्लास के बच्चे का है, और आप उसको जो पाठ्य पुस्तक है ना उसको आपने 11th क्लास की चीजें उसके अंदर शामिल कर दी हैं। तो ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। तो इसलिए बोला है जो विषय वस्तु है ना उसका जो प्रस्तुतिकरण है वो बच्चे के मानसिक स्तर के अनुरूप होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु को चित्रों के माध्यम से समझाया जाए। इससे क्या होगा, इससे समझना आसान हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी बता दिया है, जो पाठ्य पुस्तक होती है ना उसके अंदर जिस भी हम करिकुलम को या विषय वस्तु को शामिल करेंगे ना, उसको आप उदाहरणों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से समझाइए। अगर चित्र उसमें शामिल किए गए हैं तो चीजें इंटरेस्टेड होंगी, बच्चे आई कांटेक्ट बना पाएंगे मैटर के साथ, ठीक है, वो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। आगे देखिए एक अच्छी पुस्तक व्यक्ति के लिए ज्ञानवर्धक तो होती है और साथ में क्या होती है, पथ प्रदर्शक का काम भी करती है, ठीक है। इस चीज को आप याद रखना, जो एक अच्छी पुस्तक है वो व्यक्ति के लिए ज्ञानवर्धक तथा पथ प्रदर्शक का काम करती है, ठीक है। आगे देखिए एक अच्छी पाठ्य पुस्तक को कक्षा से आगे बढ़कर सोचना चाहिए।
यानी कि सिर्फ रटने वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। भाई कक्षा से आगे बढ़कर सोचने का मतलब क्या है? पर नॉर्मल सी बात है, माना गया है कि जो पाठ्य पुस्तक है ना वो इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन सब कुछ पाठ्य पुस्तक ही नहीं होती है। पाठ्य पुस्तक से बाहर भी एक लाइफ है, एक जिंदगी है, बहुत सी चीजें हैं जो पाठ्य पुस्तक में शामिल नहीं की जा सकती। तो आपको हमेशा पाठ्य पुस्तक से आगे बढ़कर सोचना है। यानी कि अगर आप कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं ना, तो जो पाठ्य पुस्तक में है वो चीज तो आपने शामिल कर ली, उसके अलावा भी आप बाहर से चीजों को उसके अंदर शामिल कीजिए। बच्चों को पाठ्य पुस्तक से बाहर निकालिए, ठीक है? उनको रटने मत दीजिए चीजों को, वो ओवरऑल चीजों को समझ सके, ठीक है? आगे देखिए, मैंने नोट में क्या लिखा है, पाठ्य पुस्तक क्या है? इंपॉर्टेंट है, लेकिन सब कुछ पाठ्य पुस्तक को ही नहीं समझना चाहिए, हमें इससे आगे की सोच रखनी चाहिए। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। आगे देखिए, भाषा प्रयोगशाला यानी कि आपकी लैंग्वेज लैब, ठीक है? अगर हम इंग्लिश में बोलें तो उसको क्या बोलते हैं? लैंग्वेज लैब यानी कि भाषा प्रयोगशाला। ये क्या होती है? देखिए, वह जगह जो किसी ना किसी रूप में भाषा से संबंधित है, ठीक है? यानी कि वह स्थान जहां भाषा का विकास करने वाले सभी संसाधन उपलब्ध हो, उसे बोलते हैं भाषा की प्रयोगशाला। पर भाषा वर्ड यूज हो रहा है ना, इसलिए बोला है कि वह स्थान जहां पर भाषा का विकास करने वाले सभी संसाधन उपलब्ध हो, वो क्या कहलाती है? आपकी भाषा प्रयोगशाला कहलाती है। जैसे देखिए भाई, कोई लैब, लैंग्वेज लैब, उसके अंदर क्या मिलेगा आपको? सीडी प्लेयर मिल गया, डीवीडी प्लेयर मिल जाएगा, कंप्यूटर मिल जाएगा, माइक्रोफोन मिल गया, प्रोजेक्टर मिल गया, चार्ट, फिल्म स्ट्रिप्स हो गए, ओवरहेड प्रोजेक्टर्स हो गए, नॉर्मल प्रोजेक्टर हो गए, ठीक है ना, फिल्म स्ट्रिप्स हो गई। तो ये सब चीजें आपको कहां पर मिलेंगी? एक लैंग्वेज लैब के अंदर ये सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है? यानी कि एक तरह से इसको हम क्या बोल सकते हैं? मल्टीमीडिया बोल सकते हैं। बट मल्टी का मतलब क्या होता है? बहुत सारी चीजें एक साथ। और मीडिया क्या है? नॉर्मल सी बात है, मीडिया मीडिया होता है, ठीक है ना? यानी कि वो सारी चीजें आपको कहां पर मिल रही है? एक साथ एक ही जगह पर मिल रही है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है? मल्टीमीडिया भी बोल सकते हैं, ठीक है? जहां हर तरह के संसाधन उपलब्ध है जो क्या करेंगे? भाषा का विकास करेंगे। आगे देखिए, यहां पर क्या होता है? यहां पर जो प्रत्येक विद्यार्थी है ना, वो स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है। भाई लैब के अंदर हम क्या करते हैं? भाई जो लैब होती है, आप लैंग्वेज लैब को छोड़िए, आप एक नॉर्मल लैब की बात करिए, ठीक है? आपकी प्रैक्टिकल्स होती थी कॉलेज के अंदर, ठीक है? तो वहां पे क्या होता था? भाई नॉर्मल लैब होती थी जहां पे टीचर ऊपर बैठ जाता था, या टीचर कई बार नहीं भी आता था, और आप क्या करते थे? उस लैब के अंदर काम करते रहते थे स्वतंत्र रूप से, ठीक है? यानी कि जहां पर कोई भी रोक टोक नहीं होती थी। तो लैंग्वेज लैब होगी, वहां पर भी क्या कर पाएंगे बच्चे? स्वतंत्र रूप से क्या कर पाएंगे? काम कर पाएंगे। यानी जो भी विद्यार्थी है वो स्वतंत्र रूप से लैब के अंदर काम कर पाएगा, ठीक है? आगे देखिए, इसमें बच्चे के विकास में सहायक हर सामग्री मिलेगी आपको लैंग्वेज लैब के अंदर। यानी कि जो बच्चे के भाषा विकास में सहायक होगी ना, वो हर तरह की सामग्री आपको लैंग्वेज लैब के अंदर मिल जाएगी। आगे देखिए, बच्चे सामग्री को क्या कर सकते हैं? रिकॉर्ड करके बार बार सुन सकते हैं। यानी कि बच्चे को मान लीजिए कोई चीज याद नहीं आ रही, या बच्चा उस चीज को बार बार सुनना चाहता है, तो क्या करेगा? उस सामग्री को रिकॉर्ड कर लेगा टेप रिकॉर्डर के अंदर, ठीक है? और बार बार क्या करेगा? उसको सुन पाएगा, ठीक है? आगे देखिए, भाषा प्रयोगशाला में उपस्थित हर एक सामग्री सीखने की प्रक्रिया में क्या है? साधन है, साध्य नहीं। इस लाइन को आप याद रखना। कोई भी अगर उपकरण के बारे में बात की जाती है ना, मैंने देखिए कितने स्टार लगा दिए। रियल में यह चीज बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको साधन और साध्य के बीच का मतलब समझना पड़ेगा। साधन क्या होता है और साध्य क्या होता है? भाई नॉर्मल सी बात है, आपको यहां से कहीं पर भी जाना है, मान लीजिए आप यहां से बाजार में जा रहे हो, ठीक है? या किसी दूसरे घर जा रहे हो, अपने मामा के घर पे जा रहे हो, अपने गांव कहीं पे भी जा रहे हो आप, तो नॉर्मल सी बात, आप किसका यूज करोगे? गाड़ी का यूज करोगे या फिर बाइक का यूज करोगे। तो वो क्या है? एक साधन है ना, यानी कि क्या है? सहायक है। आप किस में जा रहे हो? बस में जा रहे हो, तो बस क्या है? ट्रेन में जा रहे हो, ट्रेन क्या है? एक साधन है। यानी कि वो चीज आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में क्या कर रही है? हेल्प कर रही है। तो क्या हो गई? वो सहायक हो गई ना। और साध्य का मतलब क्या है? पर नॉर्मल सी बात है, वो चीज साध्य है, साधन है, लेकिन आपकी खुद की थोड़ी ना है, आपके नियंत्रण करता थोड़ी ना है। अब भाई अगर मान लो आप बाइक से जा रहे हो, तो ऐसा तो नहीं है ना, अगर आपके पास बाइक नहीं होगी तो आप जा ही नहीं पाएंगे, आप घर तो तब भी जाएंगे, ठीक है ना? तो क्या है? ये सिर्फ एक सहायक मात्र होती है, ये नियंत्रण करता नहीं होती है। अब भाई आपके पास अगर बाइक नहीं है तो आप जा ही नहीं पाओगे, आपके ऊपर नियंत्रण हो गया, ठीक है? तो साधन और साध्य के बीच का डिफरेंस आप समझ जाना। साधन वो चीज है जो सहायक होती है, और साध्य क्या होता है? साध्य नियंत्रण करता नहीं होता है, ठीक है ना? साधन सहायक होता है और साध्य नियंत्रण करता नहीं होता है। वही चीज मैंने यहाँ पे लिख दी है। यानी कि ये सिर्फ सीखने की प्रक्रिया में क्या होते हैं? सहायक होते हैं, उसके नियंत्रण करता नहीं होते,
ठीक है ना, इस चीज को आप याद रखना। आगे देखिए, अब बात करते हैं कक्षा में बहुभाषी संसाधन। यानी कि आप ये मानिए कि आपकी कक्षा है, आपकी क्लास है, एक टीचर पढ़ा रहा है, तो उसकी जो क्लास है ना उसके अंदर डाइवर्सिटी है, यानी कि अलग अलग जगह से लोग आए हैं, अलग अलग जगह से बच्चे आए हैं, अलग अलग लैंग्वेज वो बोलते हैं, तो हो गया ना बहुभाषी संसाधन, यानी कि एक से अधिक भाषा बोलने वाले। ठीक है, अब हम इसको कैसे एक संसाधन के रूप में यूज करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, यानी कि कक्षा में शामिल बहुभाषिकता को हमें एक संसाधन के तौर पर लेना है। ठीक है, इसे समस्या नहीं समझना है, मैं पहले के चैप्टर में ये चीजें बता चुका हूं बहुत अच्छे से आपको। ठीक है, इसे एक संसाधन मानकर इसका प्रयोग करना है बच्चों के विकास में। यानी कि जो बहुभाषा है ना, यानी कि आपकी क्लास में जो एक से ज्यादा भाषा बोलने वाले जो बच्चे हैं ना, या अलग अलग भाषा बोलने वाले जो बच्चे हैं ना, उसको आप एक समस्या मत समझिए। ठीक है, हर समस्या या हर जो चुनौती है ना वो अपने आप में क्या होती है, एक अवसर होती है। हम ये चीज पढ़ चुके हैं, तो आप इसका यूज कीजिए किसमें, बच्चों के विकास में। देखिए, कक्षा में अलग अलग संस्कृति, समाज, जगह, धर्म के क्या होते हैं, बच्चे होते हैं। सभी की भाषा में कुछ ना कुछ क्या होगा, अलग होता ही है। यानी कि कक्षा में क्या है, डाइवर्सिटी है। हमें सभी बच्चों को साथ लेकर आगे बढ़ना है। हर बच्चे की भाषा का क्या करना है, सम्मान करना है। किसी से साथ क्या नहीं करना, भेदभाव नहीं करना है। ठीक है, आगे देखिए, बच्चों के इन भाषाओं का प्रयोग आप क्या करोगे, बच्चे को एक नई भाषा सिखाने के लिए करना है। ठीक है, ये चीज मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं। अगर नॉर्मल सी बात है, मैंने एग्जांपल दिया था, अगर भाई आपकी कक्षा के अंदर अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं, तो आप उन जगह से रिलेटेड जो लैंग्वेज है ना, उनके लोकल वर्ड्स को यूज कीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा भाई, नॉर्मल सी बात है, जो बच्चा है ना, जो जहां से आया है उसको तो अच्छा फील होगा ही, साथ में जो बाकी बच्चे हैं ना क्लास के अंदर, वो भी उन वर्ड्स का मतलब समझ पाएंगे। अगर भाई इस साइड में ये वर्ड्स बोले जाते हैं, इन वर्ड्स का मतलब क्या है, ये होता है। ठीक है ना, तो वो भी इस चीज को समझ पाएंगे, तो इसको बोलते हैं भाषा का सीखना। अब देखिए, एक संसाधन के रूप में बहुभाषिकता का अर्थ क्या होता है। देखिए, कक्षा में शिक्षार्थियों की भाषा के पाठों, विचारों, प्रथाओं और सांस्कृतिक पहलुओं का उपयोग करना है। समझ गए आप, यानी कि जो अलग अलग कल्चर से बच्चे आए हैं ना, जो उनकी भाषा है ना, उस भाषा का आप यूज कीजिए, एक संसाधन बनाइए उसको। ठीक है, उसको एक समस्या के रूप में प्रेजेंट मत कीजिए। ठीक है, देखिए, इसका उपयोग मातृभाषा या अन्य ज्ञात भाषा की सहायता से बच्चे को नई भाषा सिखाने के लिए एक संसाधन के रूप में किया जा सकता है। ठीक है, ये चीज मैं आपको ऊपर भी बता चुका हूं अलग से। अब बच्चों की इन भाषाओं का प्रयोग क्या करना है, बाकी बच्चों को एक नई भाषा सिखाने के लिए यूज करना है। ठीक है, ये चीज मैं आपको ऊपर भी बता चुका हूं। ठीक है, तो भाई देखिए, आज के सेशन में इतना ही था, इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा। मैं एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूं आपको नोट्स के रूप में। ठीक है, और एक बात और याद रखिए, आपको अलग से नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है। आप इन्हीं चीजों को बार बार अच्छे से रिवाइज कीजिए। और अब आपका जो एग्जाम है वो भी पोस्टपोन हो गया है। अब आपका जो एग्जाम जुलाई के अंदर होना था वो अब अगस्त में होगा। ठीक है, तो आपके पास टाइम भी है, तो आप चाहिए तो खुद के नोट्स भी बना सकते हैं। लेकिन मैं तो यही कहूंगा, आप इन चीजों को बार बार अच्छे से रिवाइज कीजिए। और जब मैं PYQ करवाऊंगा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, आप उनकी प्रैक्टिस करना। तो इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और MCQ जब हम करेंगे ना, तो मैं आपको सोचने का तरीका बताऊंगा, अगर MCQ करते समय आपको किस तरह से सोचना है। ठीक है, तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।